हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर एमपी करंट अफेयर्स सेक्शन। आज ये जो सेशन है हमारा थोड़ा सा डिले हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही डिले हो गया, 2 वीक्स का डिले हो गया। इसका रीजन था कि बीच में कुछ छुट्टियां हो गई थी, फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं थे, इस वजह से आपका जो वीडियो है वो टाइम पे नहीं आ पाया। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल भी कंसर्न ना हो कि हमें जो न्यूज है, पिछले हफ्ते की न्यूज और उससे पहले के हफ्ते की न्यूज, वो मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल आपको न्यूज प्रॉपर, जो भी करंट अफेयर्स है वो सारी न्यूज मिलेंगी और अपडेट भी देख सकते हैं। 1 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक की जितनी भी घटनाएं हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट स्टार्ट करिए और अपने एमपी करंट अफेयर्स के जो सेशन है, अपने जो फैक्ट्स हैं, उनको हम इंप्रूव करेंगे। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, कौन सा फैक्ट्स किस सेगमेंट में इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, कौन कौन सी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला हम करने वाले हैं इंद्रेश्वर लोक के बारे में, जो इंदौर में बनेगा। दूसरा, मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा। तीसरा, रायसेन जिले में रेल कोच फैक्ट्री या रेल कोच निर्माण का केंद्र स्थापित होने वाला है। इसके बाद जबलपुर जिले में स्वर्ण भंडार मिलने की क्या हुई है, पुष्टि हुई है। फिर छिंदवाड़ा में का जो वॉब मॉडल है, वॉब मॉडल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है। फिर मध्य प्रदेश का एक कॉलेज है सरोजनी नायडू कॉलेज, जो कि भोपाल में स्थित है। ये पहली महिला डीम्ड यूनिवर्सिटी की क्या बनेगा, दर्जा मिला है। इसके बाद भोपाल में देश का पहला कचरा कैफे सेंटर बन रहा है। एमपी में जो फार्म गेट है, एमपी का जो फार्म गेट ऐप है, उसको इंप्लीमेंट करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, निर्यात में रिकॉर्ड में वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का नया इमरजेंसी लाइफलाइन नंबर, उसके साथ ही केनो स्लैम चैंपियंस में मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता। और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया गया है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक के साथ। पहला हमारा टॉपिक है जो आपको बताया था, इंदौर में बनेगा इंद्रेश्वर लोक। इंद्रेश्वर लोक महाकाल लोक की तर्ज पे इंदौर में भी एक इंद्रेश्वर लोक बनाने जा रहे हैं, जिसका कारण है इंद्रेश्वर महादेव मंदिर जो इंदौर में है। और इस मंदिर का सबसे बड़ा अगर इतिहास की बात करें तो 4000 साल पुराना ये मंदिर है। इसी मंदिर के नाम पे ही इंदौर का नाम इंदौर पड़ा था। इसके अलावा अगर ये मंदिर को देखें तो कहां से कहां तक लोक बनेगा, पंडितनाथ मंदिर से इंद्रेश्वर मंदिर तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जैसे कि महाकाल कॉरिडोर बनाया गया था। इसमें अवैध और असंगठित जो निर्माण था उसको हम हटाएंगे और एक समान रूप से टूरिज्म के पर्पज से ये प्रॉपर विकसित किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए जितनी भी हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उन फैसिलिटीज को देखते हुए एक लोक बनाया जाएगा। तो अगर हम इंपॉर्टेंट बात देखें इस ओवरऑल पूरी न्यूज की, तो सबसे पहली बात, इंद्रेश्वर लोक कहां बन रहा है, इंद्रेश्वर लोक आपके इंदौर में बन रहा है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन शैली के पत्थर के पोल भी लगाए जाएंगे, ये इसकी कुछ विशेषताओं में शामिल है। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्वेश्चन प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे मध्य प्रदेश में और कितने कितने लोग बन चुके हैं और कहां कहां ये लोग हैं। जैसे कि देवी लोक कहां बना है, महाकाल लोक कहां बना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अप टू डेट होनी चाहिए अगर जब भी महाकाल लोक या लोक से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में बन रहा है आपका पुलिस भर्ती बोर्ड। ये बहुत अवेटेड न्यूज है और पुलिस की रिक्रूटमेंट से संबंधित जो हमारे मध्य प्रदेश में एक वैकेंसी चल रही थी, बहुत टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, तो उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है जिसका नाम है पुलिस भर्ती बोर्ड। इस पुलिस भर्ती बोर्ड में क्या क्या हो जाएगा, 3 वर्षों में पुलिस की जितनी भी रिक्त पद थे उनको भरने के लिए यहाँ पर इनिशिएट स्टार्ट किया गया है। इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, इसमें जो जेल सुरक्षा बल और शहीदों की जो विधवा और बच्चे हैं उनको स्नातक स्तर की जो सीट रहेंगी उन पे क्या दिया जाएगा, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो पुलिसकर्मी वीवीआई मूवमेंट में शामिल रहते हैं उनको छठे वेतन वर्ष जो भत्ता है उसकी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले पुलिस भर्ती बोर्ड बनने से आपकी जो वैकेंसीज होंगी वो टाइमली फुलफिल हो जाएंगी, जिसके लिए टाइम पीरियड दिया है 3 साल का। आपको आरक्षण की भी फैसिलिटीज मिलेगी किन लोगों को, जो इन सुरक्षा में शहीदों की विधवा है और उनके बच्चों को। उसके साथ ही जो वीवीआई प्रोटोकॉल या मूवमेंट में संबंधित सुरक्षा कर्मी रहते हैं उनको छठवें वेतन आयोग की भी क्या मिलेंगी, फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगी। ये सुरक्षा बलों के सशक्तिकरण, भर्ती प्रक्रिया की गति, शहीदों के परिजन की सामाजिक शैक्षिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण
कदम है। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन क्यों किया गया, और कभी मेंस में भूले भटके अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं और उसकी वजह से हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को या जितने भी कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है ये जो सेगमेंट है इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आते हैं और बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें ये चीजें बहुत अच्छे से याद नहीं होती। तो हमेशा याद रखिए जितने भी सम्मान दिए जाते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, तो सबसे पहले तो आपको ये सम्मान याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार कौन कौन से सम्मान देती है। कालिदास सम्मान, केशव दास सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, हर सम्मान कब और किस वर्ष प्रारंभ हुआ, पहले हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें कितनी राशि दी जाती है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर अंत में अब 2023 है, 24 है, 25 है, उस वर्ष के लिए कौन सा सम्मान दिया गया है, थर्ड सेगमेंट पे हम इसको याद करेंगे। तो चलिए आज की स्लाइड में फटाफट, ज्यादा सम्मान है तो बाकी डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे, हम फटाफट देख लेते हैं कि इस ईयर में कौन कौन से सम्मान में कौन कौन विजेता हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला आता है आपका राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2024 और 2025 के लिए दिया गया है। तो 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में ये किसके लिए दिया गया है, शंकर एहसान लॉय को संगीत निर्देशन के लिए। शंकर एहसान लॉय को क्या आप जानते हैं? बिल्कुल, शंकर एहसान लॉय बहुत अच्छी फिल्मों में बहुत अच्छे गीत दे चुके हैं। हमारी बॉलीवुड की मूवीज में जितने गीत आते हैं या फिर सॉन्ग्स आते हैं इनमें मोस्टली इनका कंपोजिशन देखने को मिलता है। तो शंकर एहसान लॉय 3 लोग हैं ये। फिर आता है 2025 के लिए। 2025 के लिए भी पार्श्व गायक या प्लेबैक सिंगर जिनका नाम है सोनू निगम। तो सोनू निगम को मध्य प्रदेश के क्या है, लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है प्लेबैक सिंगर की उसमें, और संगीत के निर्देशन में दिया गया है शंकर एहसान लॉय को 2025 और 2024 में। फिर 2024 का किशोर कुमार सम्मान किसको जाता है, प्रसून जोशी जी को गीत लेखन के लिए। 2025 का किशोर सम्मान जाता है आपके निर्देशन के लिए संजय लीला भंसाली को। देखिए ये जो लता मंगेशकर है, किशोर कुमार सम्मान है, ये आपके आर्ट या फिर लिटरेचर इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे दिया जाता है। तो इसलिए इसमें जितनी भी आपकी कल्चरल एक्टिविटीज है जैसे गायन, लेखन, संगीत निर्देशन इन सब चीजों से संबंधित जो सम्मान है वो 2 है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान और किशोर सम्मान। फिर आते हैं राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। ये आपकी एक्टिविटीज या फिर जो आप प्रॉपर दूसरों को सेवाएं प्रदान करते हैं उसके लिए दिया जाता है। तो इसमें किसको मिला है 2024 और 25 में? 2024 में मिला है आनंद धाम। आनंद धाम क्या है, भोपाल में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है, उसको दिया गया है किसका 2024 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। उसके अलावा 2025 का दिया गया है पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम, ठीक है, पुणे की संस्था है उसको दिया गया है। तो 2024 में भोपाल की संस्था को, 2025 में पुणे की संस्था को क्या मिला है आपका राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। ये जो सम्मान है ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्मान के उसमें अगर हम लेके चलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान है, इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सम्मान, ठीक है, ये सम्मान 2024 और 2025 इनके लिए किस किस को दिया है? 24 में दिया है प्रशांत पोल को जो कि जबलपुर से संबंधित है। उसके बाद 25 का मिला है लोकेंद्र सिंह राजपूत जो भोपाल से संबंधित है। देखिए जब भी पुरस्कार आता है तो सबसे पहले विजेता के साथ साथ कभी कभी किस राज्य से या किस जिले से वो संबंधित है वो भी मध्य प्रदेश में चीजें पूछ ली जाती हैं। तो प्रशांत पोल का संबंध राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी जबलपुर और लोकेंद्र सिंह राजपूत भोपाल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान ये मिला है 2024 का रीता कौशल को और 2026 का मिला है डॉक्टर वंदना मुकेश को। ठीक है, ये लोग किससे संबंधित है? ये दोनों फॉरेनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की रीता कौशल, इंग्लैंड के वंदना मुकेश को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान हिंदी सेवा से संबंधित है डॉक्टर केसी अजय कुमार 24 से और डॉक्टर विनोद बब्बर 2025 में। तो पहले आप कोशिश करें कि पहले सबसे पहले नाम याद करें और किस ईयर में उनको मिला है। वो तीसरे नंबर पे आता है आपका कि किस जिले से या किस एरिया से वो लोग रिलेटेड हैं। तो केसी अजय कुमार 2024 हिंदी सेवा कहां से? तिरुवनंतपुरम। फिर 2025
डॉक्टर विनोद बब्बर कहाँ से, दिल्ली से। क्या मिला है इन्हें, राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान। तो आप जब भी ये सम्मान लिखें, जैसे लता मंगेशकर सम्मान है, एक साइड लिखें 2025, इस प्रकार से लिखा जाएगा, लता मंगेशकर सम्मान लिखा है, यहाँ लिखें आप क्या 2024 और इसके बाद लिखें यहाँ पर 2025। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर नाम लिख के चीजों को मेंशन करें। क्वेश्चन हमेशा मोस्टली नाम के उस पे आता है, बहुत स्पेशलाइज क्वेश्चन नहीं आते कि ये सम्मान किस वजह से दिया गया है या किस कारण से दिया है। जस्ट आपको पहली रीडिंग में पता होना चाहिए कि कौन सा सम्मान कब दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, आज थोड़ी सी न्यूज ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी थोड़ा लिमिटेड टाइम में इस चीज को कवर करें, ताकि आप वीडियो एक शॉट में देख के पूरा जो डेटा है वो एक बार में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा रायसेन जिले की जो उमरिया है। ठीक है, कहाँ का उमरिया, रायसेन जिले का उमरिया, वहां पर रेल कोच निर्माण का केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, रेल कोच निर्माण का एक सेंटर बनने वाला है आपके रायसेन जिले की कौन सी जगह पे, उमरिया। उमरिया डिस्ट्रिक्ट, कभी इससे कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो क्या बन रहा है, ये देश का दूसरा, ठीक है, मतलब देश में एक बार पहले भी बन चुका है, तो दूसरा रोलिंग स्टॉक कारखाना। तो पहला कहाँ था, पहला है बेंगलुरु में। अब रोलिंग स्टॉक कारखाने के मतलब क्या समझते हैं, आपकी जितने भी आपके यहाँ से इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे या रेलवे कोच फैक्ट्री से संबंधित जितने भी आपके अगर क्या बनते हैं, इंजन बन रहा है या कोचेस बन रहे हैं, ये लोग मूवेबल कंडीशन में रहेंगे, एक जगह स्टेशनरी नहीं, प्रॉपर मूवमेंट वाली है, ताकि कारीगरों को या फिर जो भी लोग यहाँ पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनको काम करना आसान रहे। तो उस टाइप का जो सिस्टम जहाँ पर मूवमेंट रहता है उसे रोलिंग स्टॉक कारखाना बोला जाता है। तो जो देश में पहला कहाँ बना, बेंगलुरु में, और देश का दूसरा बन रहा है हमारे मध्य प्रदेश में, जो कि रायसेन जिले में है। ठीक है, कौन बना रहा है इसको, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML। ठीक है, इनके द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है। दूसरी चीज, फिर इसकी प्रारंभ में क्या क्षमता रहेगी, 125 से 200 कोच प्रति वर्ष बनाएंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या आएगा इसका, हरित ऊर्जा से ये संचालित होगा। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीज है उसके में फोकस करने के लिए आपका ये काम किया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी एनवायरनमेंट को क्या हम फायदा कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, उस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए अगर कभी आपको एग्जाम्पल देना हो तो अब ये बोल सकते हैं कि जो रायसेन की कोच फैक्ट्री है, रेलवे कोच फैक्ट्री है या रेलवे कोच कारखाना है, यहाँ पर हरित ऊर्जा से संचालित होकर हम चीजों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और वर्षा जल संचयन के साथ पर्यावरण मतलब रेन वाटर कंजर्वेशन पे भी फोकस किया जाएगा। और क्या देखेंगे इससे, और क्या फायदा होगा, MSME और सप्लाई यूनिट्स को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, छोटे लेवल पे जो कारखाना स्टार्ट होते हैं वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल में हम यूज कर सकते हैं। और कितना रोजगार देंगे, 5000 से अधिक लोगों को यहाँ पर रोजगार भी सृजन होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। साथ ही साथ इसका नाम क्या है, ब्रह्मा रेल हब आधुनिक। ठीक है, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा हमने शुरुआत में पढ़ा था, ये जो BMEL द्वारा सारी चीजें निर्माण की जा रही हैं, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो उसके अंदर ये हब डेवलप्ड हुआ है, जिसके अंतर्गत आपके रायसेन में कोच फैक्ट्री डेवलप की जा रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के पर्पज से अगर आप रायसेन जिले के हैं तो पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में कौन सी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी है, प्रीलिम्स का आता है तो क्वेश्चन फिर से सेकंड आ जाएगा कि हमारे देश की दूसरी कौन सी रोलिंग स्टॉक कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है या पहला कहां किया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, अगर मेंस की बात करें तो मेंस के पर्पज से आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे चीजों को प्रमोट किया जा रहा है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे कैसे काम किया जा रहा है, ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इस कोच फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट से। ठीक है, तो कहां बना, रायसेन जिले में रेलवे कोच निर्माण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है आपका जबलपुर जिले के सिहोरा में। ठीक है, जबलपुर जिले में एक सिहोरा नाम की जगह है जहां से क्या है, स्वर्ण भंडार पुष्टि
की पुष्टि की गई है। देखिए जबलपुर जिले में आजकल आप देखेंगे एक बहुत अच्छे रिसोर्सेज की साइट मिल रही हैं, और जिसमें अगर हम बात करें तो जबलपुर जिले में कुछ दिन पहले लम्हेटा घाट, जो डायनासोर के फॉसिल का पहला एविडेंस मिला था, वो भी उसके लिए भी जबलपुर प्रसिद्ध हुआ था। तो अब दूसरी चीज क्या आती है, जबलपुर में सोने के भी भंडार मिलने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले सिर्फ हम इतना जानते थे कि जबलपुर में कौन कौन से और भंडार थे, लोह एस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, इस संगमरमर, इसके लिए ही जबलपुर फेमस था। तो अगर रिसोर्सेज की बेसिस में बात करें तो कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जबलपुर का नाम आयरन और मैग्नीज के साथ साथ अब किसके लिए भी आ चुका है, गोल्ड के रिजर्व्स में भी काउंट होगा। ठीक है, तो क्या है इसमें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो रिसोर्सेज से डील करती है, इनकी टीम ने सिहोरा तहसील है, ठीक है, उस तहसील का कौन सा एरिया है, महगामा, केवलारी और बेलगाम। अगर एग्जामिनेशन में ये नाम आते हैं और पूछा जाता है कि ये लोग किस चीज से संबंधित है और क्या स्पेशलिटी है या कौन सी चीज इसकी वजह से ये लोग न्यूज में रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्वर्ण भंडार के लिए ये वाली लोकेशन न्यूज में रही है। तो पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है। दूसरा, कितने हेक्टेयर की भूमि, 100 हेक्टेयर की भूमि में सोने के कण और धातु की मौजूदगी पाई गई है। तो जिस से वित्ता लेना है कि अभी रिसेंटली स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है, जबलपुर की सिहोरा में। जबलपुर किस किस चीज के लिए और फेमस है, जिसमें आ जाएगा लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट और संगमरमर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो है आपकी क्या, छिंदवाड़ा का बॉब मॉडल। ठीक है, बॉब मॉडल का मतलब है वॉश ऑन व्हील्स। अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन दूं तो इससे, एक मिनट, वॉश ऑन व्हील्स। ठीक है, हुआ क्या है, जो छिंदवाड़ा के कलेक्टर साहब थे, उन्होंने जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, स्वच्छता की प्रॉब्लम है, स्पेशली जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं और स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट की जो प्लेसेस होती हैं, उसमें हमेशा स्वच्छता की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो उन्होंने एक ऐप बेस्ड सिस्टम स्टार्ट किया है जिसका नाम बताया गया है स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स। इसमें आप वहां पर कॉल करके या ऐप पे बोलकर क्या करते हैं, कॉल करते हैं और अब वो लोग आपको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम टाइम के लिए 200-250 रुपए उनका चार्ज रहता है। आइए आप उनको कॉल करिए, जो भी जगह आपकी क्लीनिनेस नहीं है, जहां पर स्वच्छता नहीं है, वो करवाइए। तो उससे किन किन लोगों को फायदा हुआ, पहला तो आपकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, स्पेशली स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट की कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह, ये आपकी क्लीननेस हो गई। साथ ही जिन लोगों को हमने वहां पर रजिस्टर किया है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर या फिर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए उनको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, और इस चीज से हमारा जो स्वच्छता का जो लक्ष्य है वो भी पूरा करने में क्या होगी, सहायता प्रदान होगी। तो सबसे पहले कौन सा मॉडल है, पहले तो नाम याद करो, वॉश ऑन व्हील्स मॉडल स्वच्छता साथी ऐप में है। किसने स्टार्ट करा था, ये छिंदवाड़ा ने स्टार्ट करा था, अब जो कि पूरे मध्य प्रदेश में भी क्या होने वाला है, लागू होने वाला है। ठीक है, क्या करेंगे, वही शौचालय गंदा मिला तो उसका प्रभारी ऑनलाइन बुकिंग करके क्या करे, इस ऐप के द्वारा इनको बुलाएंगे, जिसकी फीस 200 से 250 रुपए है। इस सेवा को कितनी ज्यादा बुकिंग मिल चुकी, 38,000 से ज्यादा इसको बुकिंग मिली है, और इन लोगों को 35 लाख से ज्यादा आमदनी हुई है, रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है। और जो लोग इसमें कार्यरत रहते हैं, जो इसके पार्ट हैं, जो स्वच्छता साथी में आके सफाई करते हैं, उनको भी प्रॉपर एक नौकरी के फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिसमें 25 से 30 हजार की क्या रहती है, सैलरी रहती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये मॉडल किसने स्टार्ट करा था, जो मैंने बताया छिंदवाड़ा के कलेक्टर श्री शैलेंद्र सिंह ने इस मॉडल को स्टार्ट किया था, और साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पूरे प्रदेश में इसे लागू करने के लिए प्रॉपरली कमेटी बनाई हुई है। तो इसके अलावा अगर कुछ बात करते हैं तो स्वच्छता साथी के लिए कौन कौन लोग आगे रजिस्टर कर सकते हैं और पार्ट बनना चाहते हैं, तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि बाइक, स्कूटी और मोबाइल होना जरूरी है। फिर पंचायत बैटरी से चलने वाले प्रेशर वॉशर, सुरक्षा किट, क्लीनिंग सामग्री ये आपको उपलब्ध कराई जाएगी, और सरपंच और स्कूल प्रमुख के साथ एग्रीमेंट भी किया जाता है ताकि वो प्रॉपर रजिस्टर करें, जब भी वो बुलाएं आप टाइमली आ सकें, और आपका एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ सैनिटेशन पे और स्वच्छता पे भी भरपूर ध्यान दिया जा सके। चलिए, तो ये एक इंफॉर्मेशन रही, इसका प्रीलिम्स के बेस पे ही आपका एक क्वेश्चन आएगा कि किसने मॉडल स्टार्ट करा था, कहाँ स्टार्ट करा था, और बॉब मॉडल का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए
अब बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है ये जो वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सी बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉलेज जो है जो पहली महिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा मध्य प्रदेश का, तो इसका आंसर आएगा आपका सरोजनी नायडू कॉलेज। कहां पर है ये कॉलेज भोपाल में अवस्थित है, और इस कॉलेज के को पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, वह यूनिवर्सिटी जो अपने लेवल पे अपने फैसले ले सकती, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, एग्जामिनेशन फीस को रेगुलेट करवाना, ये सब इस यूनिवर्सिटी को के अंतर्गत आता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी किनको बनाया जाता है, वह यूनिवर्सिटीज जिनको नेट ग्रेड में ए दिया गया है, ठीक है। ए क्यों कर रहा है, इसमें एक लेवल के बहुत अच्छे विद्यार्थी और शोध केंद्र मिलते हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज जो कॉलेज प्रोवाइड करवाता है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। तो बस सिंपल सी बात है, इसकी जो स्थापना है अगर हम देखेंगे तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी। और इससे पहले ये किसके अंतर्गत आती थी, ये वर्कुतला विश्वविद्यालय जो भोपाल में है उसके अंतर्गत आती थी। और 1680 अगर इसको दर्जा कब दिया गया था, 1996 के टाइम पे इसको प्रॉपरली एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। तो सिर्फ इस स्लाइड का टेक अवे अगर हम लेंगे तो बस क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश की वह पहली कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पहली महिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जिसका नाम है सरोजनी नायडू कॉलेज, क्या है, भोपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भोपाल में देश का पहला क्या बनाया गया है, कचरा कैफे, ठीक है। कचरा कैफे बनाया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें, रिसाइकल, रिड्यूस, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आज के डेट पे बहुत चल रहे हैं। तो इस चीज से क्या है, कुछ ना कुछ आपके इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, इन वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इस चीज टाइप की न्यूज आती रहती है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो कचरा कैफे, ई वेस्ट क्लिनिक या ई वेस्ट का कैफे, ये सारे आपको भोपाल में मिलते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर प्रेडिक्ट करना चाहें कि इस टाइप का कुछ कैफे का आता है, तो अगर कुछ समझ में ना आए तो भोपाल को ऑप्शन मान सकते हैं। तो एक चीज तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये, दूसरी मेंस में आपको जब रीयूज करना है चीजों को, वेस्ट को और कम करना है, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करें, और चीजों को मैनेजमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, लोगों की हेल्प कैसे हो सके, उस टाइप के लिए आप इस टाइप के एग्जांपल्स को अपने मेंस के आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं इसके बारे में। कब एस्टेब्लिश हुआ है, ये हुआ है आपके अगस्त 2025 में ही। कहां पर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला कचरा कैफे, जिसको इनॉग्रेट करने का काम किया है हमारी भोपाल की महापौर जी श्रीमती मालती राय जी ने। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषता ये है कि जो आपकी मैगजीन की रद्दी, इलेक्ट्रॉनिक्स और जितनी भी अनुपयोगी सामान है आप वहां पर लाके दीजिए, कपड़े वगैरह दे सकते हैं, और उसके रिटर्न में आपको वहां से जो भी चीज खरीदनी है आप खरीद सकते हैं। क्या होगा इसमें, चाय, कॉफी, खान पान, ये सारी सुविधा कैफे हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। साथ में जो लोग यहाँ पर सामान बेच रहे हैं या जिसके आप अपने वेस्ट आइटम्स के बेस में जो सामान परचेस करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करने का काम या बनाने का काम कौन कर रही है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। तो इससे दो काम हुआ, एक तो आपका वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, और आपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के हुनर को और बढ़ावा दिया। तो सोचिए आप कितना इंपॉर्टेंट चीज है, एक आपके जो चीज आपके लिए अनयूज थी, जो आपके लिए बिल्कुल यूज की नहीं थी, किसी लोगों के लिए रोजगार का साधन बन रही है। तो इससे अच्छा इनिशिएटिव और कुछ नहीं हो सकता। तो दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में, पहला कचरा कैफे भोपाल में, और बाद में इसको रिलेट करिए वुमेन एम्पावरमेंट से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट में, तीन चीजों में यह प्रॉपरली आपके यूज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमपी में फार्म गेट इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं फार्म गेट क्या था। फार्म गेट एक ऐप था जिसे अगस्त 2022 में क्या करा गया था, लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी एमपी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा। इसका मेन क्या था, आपको इसके द्वारा जो किसान हैं वो अपनी फसल के लिए इन्हें मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, ये ऐप के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, अपनी फसल को बेच सकते हैं, और उनका जो प्राइस है, उनका वैल्यू है, क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। इससे आने जाने वाला जो टाइम, लंबे लंबे जो कतारें लगती हैं, ट्रक्स लगे हुए हैं, बिल्कुल किसान खड़े हैं, 2-2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, आप लोगों ने आए दिन अगर न्यूज में सुना होगा कि 4 दिन से लंबी कतारों में मार्केट पहुंच ही नहीं पाया किसान, और उससे पहले ही उसकी जो फसल होती है, जो उसका प्रोड्यूस होता है, वो खराब हो जाता है। तो इन सब चीज प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या बनाया गया था, बनाया गया था फार्म गेट ऐप, जो कि अब मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, लागू होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, फार्म गेट ऐप कब लॉन्च हुआ, 2022
2022 में। पर्पस आपके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो सीधा किसान अपने घर से बैठे उसको ट्रैवलिंग कॉस्ट और बाकी सारी टाइम जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसमें 8 लाख से अधिक किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। 8.35 करोड़ क्विंटल का अनाज इसके द्वारा क्या हो चुका है, विक्रय हो चुका है, जिसकी कीमत कितनी थी, 20,400 क्या है 20,488 करोड़। ठीक है। प्रमुख फसलें जो से आपके माध्यम से हमने करी है, गेहूं, सोयाबीन, धान, मक्का और सरसों। ठीक है, ये सारी जो आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनका अभी तक यूज हो चुका है इस ऐप के माध्यम से। तो सबसे पहली बात मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट होने वाला है। मुझे लगता है आपको फार्म अपडेट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा पता होना चाहिए अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है आपका पहला पेपरलेस ई पंजीयन। ठीक है, क्या बना है, मध्य प्रदेश बन चुका है देश का पहला पेपरलेस ई पंजीयन करने वाला सदस्य। ठीक है, राज्य। क्या हुआ, हम ई पंजीयन कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करने का काम हमने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। कैसे, इसमें पूर्णतः पेपरलेस और ई पंजीयन शुरू किया गया है। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस होता है, रजिस्ट्री होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, जिस वजह से करप्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज को कम करने के लिए हमने ई पंजीयन सेवा स्टार्ट करी है। ठीक है, कब हुआ ये, 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कब हुआ आपका 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहां पर, इसको मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय गवर्नेंस को स्वर्ण पुरस्कार क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोगों ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा था। क्या विशेषता है, रजिस्ट्री कराने के लिए पंजीयक कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। इसमें प्रक्रिया इंप्रेशन और भूमि विवाद कम करने में सहायक होंगे। देखिए होता क्या है, जब भी आप किसी जमीन की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, कोई भी लैंड की रजिस्ट्री रहती है, तो प्रॉपर आपको वहां जाना पड़ता है, साइन करने पड़ते हैं, और पूरा मैप, उसका इंप्रेशन, हर एक चीज आपको क्या करनी पड़ती, जमा करनी होती है। उसमें बहुत एक हायरार्की पे साइन होते हैं। तो उन चीजों को कम करने के लिए सीधा आपको किसने करा है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप पोर्टल पे ही जाके कर सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत लगभग 140 प्रकार के दस्तावेजों में से 75 दस्तावेजों का फेसलेस वीडियो केवाईसी पंजीयन संभव होगा। ठीक है, 140 प्रकार के अगर इसमें क्या है आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें से 75 जो डॉक्यूमेंट्स है उनका हम फेसलेस क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस पे क्या होगा, डिजिटल साइन होके ये सारी चीजें क्या होंगी, आगे बढ़ जाएंगी, आपकी रजिस्ट्री होना बहुत आसान हो जाएंगी। तो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं जो आपके स्टैंप अधिनियम के आते हैं, उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ इतना बात करनी है कि क्या है, मध्य प्रदेश देश का पहला पेपरलेस या ई पंजीयन के क्या बन चुका है, राज्य बन चुका है, जिसकी घोषणा की गई थी 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में। और अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि। अच्छा देखो, अब ये जो जितने जो इसकी रिलेटेड डेटा है, कभी कभी नहीं, आजकल पिछले टाइम में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या फिर जो हमारा जो आंकड़े से रिलेटेड जो जितने भी डेटा रहता है, जो इकोनॉमिक सर्वे में आता है, वो सारे जो डेटा है वो एमपीपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछता है। साथ ही जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आप उसमें इन डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा फटाफट देख लेते हैं कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्या रहेगा इसका, अगर हम बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष किसकी बात कर रहे हैं, 2024-25। इसमें मध्य प्रदेश का निर्यात कितना बढ़ा है आपका, 70,256 करोड़ रुपए हो गया है, पहला डेटा। दूसरा, कितने वर्ष की हमने वृद्धि करी है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 6% के इंक्रीमेंट किया है। रैंकिंग में देखें तो एक्सपोर्ट में हम कितने पे स्थान, 15वें स्थान से 11वें स्थान पे आ चुके हैं। तो एक्सपोर्ट रैंकिंग आज की डेट में मध्य प्रदेश की क्या है, सीधी बात, एक्सपोर्ट की रैंक पे हम 11th रैंक पे आते हैं। कौन कौन से सेक्टर इस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज को पाने के लिए, तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है। हम किसको निर्यात कर रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा निर्यात जा रहा है अमेरिका को और बांग्लादेश को। ठीक है,
कौन कौन से उत्पाद हैं, अगर ये तो हमारे सेक्टर्स आ गए। उन्हीं सेक्टर्स के अगर उत्पाद की बात करें तो फार्मा में कुछ मेडिसिन, सोया उत्पाद, मशीनरी, एल्यूमिनियम, रबर, टेक्सटाइल, ये सारी चीजों को हम प्रमोट कर रहे हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा कौन कौन से प्रमुख सेक्टर हैं जिनका निर्यात किया जा रहा है, तो फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग का नाम लेंगे। कितने परसेंट की हमने क्या करी है, इंक्रीमेंट कर रहा है 6%, और ओवरऑल निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है, 70,256 करोड़ रुपया। ठीक है, अब कौन से जिला योगदान दे रहे हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। तो धार जिले में कितना हुआ सबसे ज्यादा, ठीक है, 17,830 करोड़। फिर आता है इंदौर, फिर आता है आपका उज्जैन। ठीक है, तो ये 3 प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट जिले हैं जो आपके एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धार, इंदौर और उज्जैन। क्या कर रहे हैं ये, गारमेंट्स और टेक्सटाइल के लिए धार पे। इंदौर में बात करेंगे 13,500 करोड़ में फार्मा, ऑटोमेटिव और फूड प्रोसेसिंग पे इंदौर में काम हो रहा है। उज्जैन में 2000 कितना 288 करोड़ के रुपए में किसको, कृषि आधारित उत्पाद और फूड प्रोसेसिंग में काम हो रहा है। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट में कौन कौन कर रहे हैं, रायसेन, सिंगरौली और सीहोर का भी नाम आता है। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो धार, इंदौर, उज्जैन, ये 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में जो निर्यात प्रमोशन या एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट के एनहांसमेंट के लिए बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस आने का चांस ये रहेगा, धार, इंदौर, उज्जैन, इन तीनों का नाम आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मध्य प्रदेश ने अपना एक नया इमरजेंसी लाइफलाइन, अभी तक जो डायल 100 था, अब उसका नाम क्या हो गया है, डायल 112। ठीक है, तो क्या करा है, इसका लॉन्च हुआ है। सबसे पहले फटाफट इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। अब 14 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही इसको लॉन्च किया गया है। डायल 100 की जगह डायल 112, सीधा सीधा क्वेश्चन आने के चांसेस तो 112 के रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ये मैंने बता दिया। एकीकृत सेवा नंबर है, कौन कौन से, अब इसके अंदर सारे नंबर एक साथ आ जाएंगे आपको। क्या, एम्बुलेंस, पुलिस सहायता का 100, एम्बुलेंस सेवा का जो 108 था, ठीक है, फायर ब्रिगेड का 101, महिला हेल्पलाइन 1090, ठीक है, साइबर क्राइम का 1930, रेलवे हेल्पलाइन 139, हाईवे दुर्घटना 1099 जो था, प्राकृतिक आपदा 1079, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 181 और 1090, सब को एकीकृत करके इंटीग्रेटेड करके 112 कराया गया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसके संबंधित आपको इंफॉर्मेशन है, उस डिपार्टमेंट से आपको क्या करा जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें क्या है, कार्य योजना क्या है, पहले चरण में 1200 वाहन इसमें सेवा में उपस्थित रहेंगे। शहरी क्षेत्र में स्कॉर्पियो जो गाड़ी है उसको, ग्रामीण क्षेत्र में बुलेरो गाड़ी ये लोग उसमें क्या करेंगे, अटैच करेंगे। क्या है, वाहनों की संख्या हमें 2000 तक लेके जानी है। आपातकाल जो सेवाएं हैं उसमें क्या करेंगे, लोकेशन ट्रेनिंग और त्वरित सहायता, इंस्टेंट हेल्प की जो चीजें हैं उस पर काम किया गया है। भारत में एक 1112 को ऑल इन वन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर के रूप में भी लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए बार बार डिफरेंट इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही नंबर को डायल करने से आपको डिफरेंट फैसिलिटीज या डिफरेंट सर्विसेज एक बार में मिल जाएंगी। ठीक है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की कौन सी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS के तहत संचालित होगा। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम किसके अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आया है। इसके अंदर हमने क्या लॉन्च किया, 112 नंबर का हेल्पलाइन नंबर करा, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए करा। इसमें सारी जो फैसिलिटीज आपके साइबर क्राइम, आपके फायर, आपके एक्सीडेंट, वुमेन चाइल्ड हेल्पलाइन, एम्बुलेंस, पुलिस सहायता, ये सारी इसी चीज में आएंगी। तो आपकी सबसे बड़ी बात, एक ही डायल में आपके बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अलग अलग नंबर याद करने की जो परेशानी सबको रहती थी उससे अब मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, चलिए तो याद करते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक अब क्या है, एशियन कैनो स्लालम। ठीक है, कैनो स्लालम एक चैंपियनशिप होती है। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने क्या जीता है, रजत पदक। स्पोर्ट्स के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं, खासकर कभी मलखम का कभी कैनो स्लालम का, ठीक है, हॉर्स राइडिंग के, जब भी मध्य प्रदेश का कोई यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म करता है तो वो न्यूज आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्या हुई, कहां पर है, चीन के, इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, चीन के जियासी गुड़झोउ में। ठीक है, लोकेशन क्या आती है इस चैंपियनशिप का, जो आपका वेन्यू था या लोकेशन बोला जाएगा तो वो कौन सा जाएगा आपका, चाइना में। कहाँ, कब से कब तक, 14 से 17 अगस्त तक हुई थी। ठीक है, महिला टीम में कौन थे, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन कौन सी हैं, शिखा चौहान,
पल्लवी जगताप और रीना सेन इसमें शामिल थी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इन तीनों खिलाड़ियों का नाम आप इस स्पोर्ट से संबंधित है, सबसे पहले तो हम वो याद करेंगे। फिर आता है खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है हमारे प्रदेश के, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। ठीक है, इन्होंने शुभकामनाएं दी। ठीक है, शुभकामनाएं दी, अच्छी बात है, लेकिन पहले याद करो कि हमारे युवा कल्याण मंत्री कौन है, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। फिर फैक्ट क्या आता है, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 100 एथलीट और कोच भाग ले रहे थे। ठीक है, चलिए ये सारी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जब भी एमपी के लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सिंपल याद रखना है कि ये जो है शिखा चौहान, पल्लवी जगताप और रीना सेन, इन्होंने इसमें रजत पदक प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश की कैनो सलालन से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित ये प्रतिभागी हैं और इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ था, कहाँ ऑर्गेनाइज हुए थे, ये ऑर्गेनाइज हुए थे चाइना में, और टाइम पीरियड क्या था इनका, 14 से 17 अगस्त। तो बिल्कुल प्रीलिम्स फैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी स्पोर्ट्स आते हैं तो चीजें क्या होती हैं, एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है किस बात में, जहां पर एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। अब आप देखो, हम लोग अगर आप ओवरऑल जितनी भी आज न्यूज देखेंगे, आपने एआई आधारित डिजिटाइजेशन से संबंधित, तो मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब बहुत ज्यादा हर सेक्टर में क्या कर रहा है, उन्नति करने का काम कर रहा है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी हम ये भी देख सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम के प्रिजर्वेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, एआई आधारित टूल्स का यूज कर रहे हैं। क्या है फटाफट देख लेते हैं। उपग्रह के चित्रों, मोबाइल और फीडबैक और मशीन लर्निंग की मदद से क्या कर रहे हैं, भूमि का अतिक्रमण, भूमि उपयोग परिवर्तन और वन हार्श का पता लगाती है। ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज में अगर आपकी कितनी भूमि, कितने कहाँ अलॉटेड है, जानवरों के लिए, कृषि के लिए किसी ने उसका अतिक्रमण तो नहीं किया, ठीक है, कहीं पर उसका किसी ने गलत यूज तो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों की आप सर्वेलेंस किससे होगी, आपकी एआई से। और एआई की कौन से टूल से कर रहे हैं, आपके सैटेलाइट इमेजेस का यूज करेंगे, फीडबैक मिलेगा और मशीन लर्निंग से प्रॉपर्ली चीजें इंफॉर्मेशन क्रोनोलाइज्ड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, साथ में क्या है, वन विभाग क्यों समय पर कार्रवाई के लिए सक्षम बनाती है। अगर आपको चीजें प्रॉपर्ली मिल जाती हैं तो आप एक्शन ले सकते हो। कोई अतिक्रमण कर रहा है, कहीं आग लगी है, कहीं किसी जानवर के साथ अगर कोई दुर्घटना हुई है, तो उस चीज के लिए रियल टाइम पे जैसे ही इनको अलर्ट मिलेगा, आप जाके क्या ले सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, किसने करा है, वन मंडल अधिकारी गुना के कौन है, श्री अक्षय राठौर तथा मुख्य वन संरक्षक श्री असीम श्रीवास्तव द्वारा इसका क्या किया गया है, क्रियान्वयन किया गया है। इसमें गूगल अर्थ इंजन पर आधारित है और बहुकालिक उपग्रह आंकड़ों का विश्लेषण करके कस्टम एआई मॉडल से भूमि उपयोग परिवर्तन की पहचान करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि गूगल अर्थ इंजन नाम का प्रॉपर क्या है, आपका सिस्टम है, उस पे इन्होंने डिफरेंट सैटेलाइट की इमेजेस को यूज करके प्रॉपर सेंसर से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या है, अलर्ट आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से फील्ड स्टाफ को भेजा जाता है, जिससे उन्हें सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि तत्काल कार्रवाई के लिए भी सक्षम बनाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉर इकोसिस्टम, फॉर फ्लोरा और फोना के प्रोटेक्शन के लिए अब हम एआई का यूज करते हैं। अगर ये वाला सेगमेंट आपके मेंस में आता है तो आप एआई का यूज कौन कौन से सेक्टर्स में कर सकते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। एन एग्जांपल इज एआई, मध्य प्रदेश इज यूजिंग एआई फॉर इट्स क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट पर्पसेस। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, चलिए नेक्स्ट नहीं था, यहीं तक आज का हमारा सारे टॉपिक्स थे। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा डेटा आज ज्यादा हो गया है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 से 18 अगस्त का है, फिर नेक्स्ट वीक वापस सेगमेंट आएगा। आपका काम सब सिर्फ इतना है कि बस चीजों को, वीडियो को फटाफट देखते जाइए। और अगर आप किसी नोट्स, प्रॉपर एमपी करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हैं, तो जो मैं बोलती हूँ कि ये चीज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कहाँ यूज है, बस टॉपिक डालिए और उसकी इंपॉर्टेंस के साथ लिखते चले जाइए। सो कंटिन्यू विद चैंपियन स्क्वायर फॉर मोर अपडेट्स and will be meeting in next session of Madhya Pradesh Current Affairs. Thank you so much.